जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूँ बाल मनोविज्ञान का एक और लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे सीटेट का 2011 का पेपर। इसमें हम सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पहला ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षा पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। तीसरा है अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता या पढ़ाने की उत्सुकता। दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही ऑप्शन है पहला, धैर्य और दृढ़ता। दोस्तों ठीक है, तो ए प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, धैर्य और दृढ़ता होने चाहिए दोस्तों, जिससे कि वह छात्र और छात्राओं की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सके। आगे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी या शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में इसे निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात क्या होगी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह एक अवस्था कौन सी आती है। यह जीन पियाजे की चार अवस्थाएं हैं। तो इसमें से जब वह तार्किक और वस्तुओं के बारे में सोचता है तो कौन सी होगी, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। दोस्तों, चार अवस्थाएं होती। पहली अवस्था ये है संवेदी प्रेषक, दूसरी होती है पूर्व संज्ञा, तीसरी होती है मूर्त संज्ञात्मक और चौथी औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था होती है। दोस्तों, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मन का मानचित्र संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोझ बढ़ाने की तकनीक से। दोस्तों, तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो तीसरा होगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। आगे चलते हैं हम। विशेष रूप से प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करके, सरल और रोचक पाठ्यवस्तुओं का प्रयोग करके, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग करना। दोस्तों, तो इसमें जो है कौन सा होगा, क्षमता के अनुरूप, उनकी क्षमता जो है उसके अनुरूप विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग करना। तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, आगे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण है, वह पोषण करता है। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर प्रदान करना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना,
परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी की कोचिंग कराना और अच्छा शिक्षक के व्यावसायिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा? प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, उसका छठा क्वेश्चन हो गया। आपका सातवें क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो इसमें ऑप्शन है, तार्किक चिंतन की बात तो हुई है, तो यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर जब होगा तब की बात है। संवेदी ये पहली अवस्था होती है, ये दूसरी अवस्था है तीसरी, और ये चौथी अवस्था है दोस्तों। आगे चलते हैं हम, इसकी 4 अवस्थाएं हैं। पहली हो गई संवेदी प्रेषक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी जो अवस्था है वह मूल संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष तक, और जो चौथी अवस्था है औपचारिक 12 वर्ष के बाद की अवस्था को कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम, सीखना संबद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षा सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए और जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में प्रस्तुत किया जाए दोस्तों। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए दोस्तों? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है और शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी? अर्थात जो आपका जो शैक्षिक संस्थान है वह सीखने की प्रक्रिया का जो है चौथा ऑप्शन वो आपका नहीं होगा, और बाकी आपके एग्जिस्ट करेंगे। उससे आगे चलते हैं हम, तो 10वां क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ऑप्शन है जो उनको देखते हैं कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए दोस्तों। और तीसरा ऑप्शन है इसमें के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है डी को निचले स्तर पर कार्य करने की छूट देनी चाहिए दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चा सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? संवेगात्मक, पहला ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरा है शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। तीसरा है सन्निध या संगति की आवश्यकता। चौथा है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इसमें बी सही है। आगे चलते हैं हम, 12वां क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? विद्यालय और कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर या खेल का मैदान दोस्तों। तो इसमें सही ऑप्शन है विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। आगे चलते हैं हम, हमारा 13वां क्वेश्चन है, को एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक के द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में एकदम खामोशी। चौथा ऑप्शन कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना सबसे अभिप्राय का सबसे अच्छा कार्य माना जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से
सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। दोस्तों तो इसमें देखिए बात की गई है लक्षण नहीं है, तो लक्षण नहीं होगा डी नंबर, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रच सकता है। दोस्तों आगे चलते हैं हम। 15वां क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका से जाता है किसको जाता है? जीन पियाजे सर को। जीन पियाजे क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। दोस्तों ठीक है। और पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर इसमें नहीं होंगे, जीन पियाजे होंगे। दोस्तों इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दोस्तों तो इसमें कौन सा है? उसके विचारों को वहाँ पे मान्यता मिलती है, उसके दोस्त उसकी विचारों को सुनते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के संबंध में सही है? दोस्तों तो इसका जो ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, सामाजिक मनोविज्ञान, शिक्षक मनोविज्ञान या शिक्षा समाज शास्त्र। दोस्तों तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा है? सी नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। की प्रक्रिया में अभिप्राय पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैदा करती है। दोस्तों तो इसमें क्या करती है? शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चर्य शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। और लास्ट ऑप्शन है शिक्षा पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन आएगा, विद्यालय में संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम 20वें क्वेश्चन की ओर। निचली कक्षाओं में शिक्षा की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शिक्षा पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षा के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। दोस्तों तो इसमें कौन सा है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। दोस्तों तो इसका बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, सीखने का प्रभाव नियम, दूसरा सीखने की प्रक्रिया के अभिव्यक्ति नियम, सीखने की तत्परता का नियम जो है, सीखने का सदस्यता का नियम। दोस्तों तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा सीखने का सदस्यता का नियम। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 22वां, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति की में नवीनता, जिज्ञासा और सृजनात्मक विचार। दोस्तों तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरों के साथ झगड़ना। दूसरों के साथ झगड़ना जो है आपका ये ऑप्शन प्रतिभाशाली बच्चे का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के साथ के लिए विकसित पद्धति द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। दोस्तों तो इसमें क्या है? अन्य सामान्य बच्चों के साथ कराई जानी चाहिए। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में समावेशी शिक्षा की संतुष्टि दी गई है दोस्तों 2005 में, ठीक है। इसी के अनुसार ये बात कही गई थी। आगे हम 24वां क्वेश्चन देखते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रतिक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है प्रतिपुष्टि या फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना। तो इसमें शैक्षिक जो ऑप्शन बी होगा दोस्तों वो सही होगा। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना दोस्तों। तो आपका बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकास से, पठन विकास से, व्यवहार संबंधी विकास से, मानसिक विकास के। तो इसका तो ऑप्शन बी सही है दोस्तों, पठन विकास से। आगे चलते हैं हम। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। अग्रमुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या नकारात्मक दोस्तों। तो इसमें क्या होना चाहिए? अग्रमुखी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है दोस्तों? निरंतरता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया सिद्धांत से या अंतः संबंध सिद्धांत से दोस्तों। तो इसका पहला ऑप्शन निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। इसका पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया दोस्तों? पावलोव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने या फिर गेस्टाल्टवाद के सिद्धांतियों ने? अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात हो रही है तो यह गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम 39 क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में दोस्तों। तो यह ऑप्शन सही है, डी, किशोरावस्था में। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है दोस्तों। तो इसमें सही ऑप्शन जो है एक एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोहलबर्ग द्वारा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? पियाजे द्वारा दोस्तों। गुरुजी विद कंप्यूटर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और इसे एक साथ अपनी बारी को विराम देता है दोस्तों। नए टॉपिक में नए विषय वस्तु के साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों।